नमस्कार प्रिय मित्रों, नरेंद्र हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग हिंदी साहित्य की आज ये 5वीं क्लास देख रहे हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन, गणपत चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन, आज हम काल विभाजन देखेंगे। इसके बाद हम कल जो है नागरिक प्रचारित सभा काशी द्वारा किए गए काल विभाजन देखेंगे। तो आइए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में देखते हैं। तो आज यह हमारी 5वीं क्लास है, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित यह हमारी 5वीं क्लास है, भाग 5 है, यानी 5वीं क्लास है। तो हम आज देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास एवं काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास एवं काल विभाजन। तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसका जो है प्रकाशन वर्ष क्या है, मतलब प्रकाशित कब हुई? 1929 ईस्वी में। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1929 ईस्वी में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आप लोगों को पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसकी इसका जो प्रकाशन वर्ष है, यह प्रकाशित कब हुई? 1929 ईस्वी में। इसका जो प्रकाशन संस्था है नागरी प्रचारी सभा काशी है। प्रकाशन संस्था यानी यह ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो नागरी प्रचारी सभा काशी है। यह किस पद्धति में लिखा गया? पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वह किस पद्धति में है? तो विधेयात्मक पद्धति में है या विधेयवादी पद्धति में है। इसमें कुल रचनाकारों की संख्या कितनी है? 997 है। इसमें कुल रचनाकारों की संख्या कितनी है? 997। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, 1929 ईस्वी में है। इसका प्रकाशन संस्था जो नागरी प्रचारी सभा काशी है। किस पद्धति में लिखा गया? विधेयात्मक पद्धति या विधेयवादी पद्धति है। इसमें कुल रचनाकारों की संख्या 997 है, लगभग 1000, यानी 997 यानी लगभग 1000 के करीब है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास जो है, पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास जो है किस साहित्य से माना है? तो सिद्ध साहित्य से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास जो है सिद्ध साहित्य से माना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉइंट में डालकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का इतिहास का विकास जो है सिद्ध साहित्य से मानते हैं। तो आइए इसके विषय में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ लिखने के पीछे की जानकारी क्या है। तो देखते हैं। 1908 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने सरयूकरण पारित, मतलब 1908 ईस्वी में जो नागरी प्रचारणी सभा काशी जो हमारा एक संस्था है, 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा। जो है इसमें 3 लोग थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र थे, शिव कुमार थे, यानी शिव कुमार सिंह थे। ये 3 लोग थे जो कि 9वीं क्लास के विद्यार्थी थे। इसके अध्यक्ष राधा कृष्ण दास बनाए गए थे। तो इन सब चीज़ों जो है ये लोग जो है एक ग्रंथ लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, सरयूकरण पारिक को, हरदेव बाहरी को हिंदी शब्दकोश लिखने को कहा। यानी 1908 ईस्वी में नागरी प्रचारी सभा काशी ने सरयूकरण पारिक, एक विद्वान हुए सरयूकरण पारिक, दूसरे हुए हरदेव बाहरी, तीसरे हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यानी नागरी प्रचारी सभा काशी 1908 ईस्वी में इन 3 लोगों को आमंत्रित करती है, यानी अपने पास बुलाती है। किसको किसको? सरयूकरण पारिक को, हरदेव बाहरी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, और इनको कहती है कि आप लोग हिंदी शब्दकोश लिखिए। यानी हिंदी शब्दकोश लिखने को इनको कहती है, यानी इन तीनों विद्वानों को हिंदी शब्दकोश लिखने को कहती है। 1928 ईस्वी में यह शब्दकोश जो है हिंदी शब्द सागर के नाम से लिखा गया। यानी इन तीनों विद्वानों को बुलाकर नागरी प्रचारी सभा काशी ने कहा कि आप लोग हिंदी शब्दकोश लिखिए। तो इन विद्वानों ने जब हिंदी शब्दकोश लिखा तो 1928 ईस्वी में बनकर ये तैयार हो गया।
तो उसे हिंदी शब्द सागर के नाम से लिखा, यानी उसको हिंदी शब्द सागर का नाम दिया गया। तो समस्या उत्पन्न हुई जब वह ग्रंथ बहुत विशाल था, तो उसकी भूमिका लिखने के लिए बुलाया गया इन लोगों को। तो मतलब उसकी जो भूमिका है, इस हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है इसकी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसकी भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखा। तो जो हिंदी शब्द सागर कोश है उसकी भूमिका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वह हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखते हैं। तो यह भूमिका इतनी विशाल हो गई कि उसे हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाना पड़ा। यानी जो हिंदी शब्द सागर है उसकी भूमिका लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जिम्मेदारी दी जाती है। आप जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखिए। जब वो भूमिका लिखने बैठते हैं तो पहले हिंदी साहित्य के विकास के नाम से वो भूमिका लिखते हैं। किस नाम से? हिंदी साहित्य के विकास के नाम से वो भूमिका लिखते हैं। लेकिन यह जो भूमिका है इतनी विशाल हो गई, इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाना पड़ा। यानी उस स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाना पड़ा 1929 ईस्वी में। तो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ के विषय में जानकारी हो गई। इन्होंने क्या किया है, इसका जो संशोधित संस्करण है 1940 ईस्वी में आया। इसका संशोधित संस्करण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का संशोधित संस्करण जो है 1940 ईस्वी में आया। तो शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा। आपसे पूछता है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विकास को कितने युगों में बांटा या कितने भागों में बांटा, तो 4 युगों में बांटा। कितने युगों में बांटा? तो 4 युगों में बांटा। पहला क्या है? वीरगाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, गद्य काल है। क्या है? गद्य काल है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं आपको दे देगा कि इन्होंने आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया, तो ये गद्य काल, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है और आदि काल को वीरगाथा काल कहा है। ये दो आप कुछ ना याद करिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में 2 चीज जरूर याद कर लीजिएगा कि आदि काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीरगाथा काल कहा। और जो है गद्य काल को क्या कहा, मतलब आधुनिक काल को गद्य काल कहा। इन्होंने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। 1 2 3 4 भागों में बांटा। हिंदी साहित्य के इतिहास कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। पहले वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, इन 4 भागों में बांटा। तो आइए आगे चलते हैं। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर लिखा गया। जैसे कि हम आगे चर्चा कर चुके हैं कि यह इतिहास ग्रंथ किसकी भूमिका पर लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर लिखा गया और हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखा गया। लेकिन इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया। तो इन्होंने क्या इसका जो काल विभाजन किया है, आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है, रीत काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है, भक्ति काल की समय सीमा क्या इन्होंने बताया है और आधुनिक काल की समय सीमा क्या बताते हैं। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है उसमें जो है आदिकाल या वीरगाथा काल, यानी आदिकाल या वीरगाथा काल विक्रमी संवत 1000 से 1375 ईस्वी। अगर विक्रमी संवत में अगर आपको ईस्वी बनवाना है तो 57 माइनस कर दीजिएगा, 57 माइनस कर दीजिएगा। तो आदिकाल या वीरगाथा काल विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। और इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से विक्रमी संवत 1900, आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से अब तक। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1375, भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1900 तक, रीत काल की समय सीमा 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल या गद्य काल की समय सीमा 1900 से अब तक मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ के विषय में हमने देखा कि इनका ग्रंथ कैसे लिखा गया, किस प्रक्रिया के तहत लिखा गया और
इनके द्वारा किया गया काल विभाजन हम देख लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हो गया। अब हम अगले विद्वान की तरफ चलते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगले विद्वान आलोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ क्या है और उनके द्वारा किया गया काल विभाजन देखते हैं। तो रचना क्या है इनकी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1938 ईस्वी है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1938 ईस्वी है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1938 ईस्वी है। समय क्या है, इनके इतिहास ग्रंथ में कहाँ से कहाँ तक का वर्णन किया गया। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है लिखे हैं, वो आदिकाल से लेकर भक्तिकाल तक का ही वर्णन किए हैं अपने इतिहास ग्रंथ में। इसके आगे इन्होंने वर्णन नहीं किया है। तो हम देखते हैं, समय यानी आदिकाल से भक्तिकाल यानी 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का वर्णन किया है। मतलब इनके ग्रंथ में, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के ग्रंथ में आदिकाल से लेकर के भक्तिकाल तक का वर्णन किया गया, यानी 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का वर्णन किया गया है, यानी 1000 वर्षों का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, इनके देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। संधिकाल, इन्होंने पहला क्या किया, संधिकाल विक्रमी संवत 750 से 1000 ईस्वी। चारण काल विक्रमी संवत 1000 से 1375। भक्ति काल या विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक इन्होंने यानी आदिकाल को जो है दो भागों में बांटा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांटा है। क्या क्या है इनका, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है आदिकाल को दो भागों में बांटा है, एक संधिकाल, एक चारणकाल। संधिकाल की समय सीमा बहुत पूछता है, 750 से 1000 ईस्वी तक, विक्रम संवत 1000। चारणकाल विक्रम संवत 1000 से 1375 तक। भक्तिकाल विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक। रीतकाल 1700 से 1900। मतलब जितने भी विद्वान हैं वो केवल एक ही, जैसे आदिकाल को थोड़ा अलग नाम दे करके उसका काल विभाजन है, और ये सब जो है कहीं न कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुकरण पर ही चले हैं। और ऐसा हमें देखने को मिलता है कि शुक्ल ने जो समय निर्धारित कर दिया है उसको कोई विद्वान ने काट नहीं पाया है। तो इसलिए ये जो आलोचक हैं, जो विद्वान हैं, जो अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, वे सब शुक्ल का अनुकरण किए हुए लगता है। तो आइए हम रीतकाल जो है, रीतकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 ईस्वी तक। विक्रमी संवत 1900 ईस्वी तक। इसके बाद आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से अब तक। तो हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ के विषय में देख लिए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो आइए हम अगले विद्वान की तरफ चलते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। ए जो है हर मोड़ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि यही एक विद्वान है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो त्रुटियां हैं उस पर अपनी लेखनी चलाई है, उसको रेखांकित किया है। इनके ग्रंथ में ये क्या कहे हैं, जैसे आदिकाल भक्ति काल के उत्पत्ति के विषय में आचार्य शुक्ल जो है मुस्लिम आक्रांताओं की देन मानते हैं। ये उस पर रेखांकित किए हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं की देन नहीं, स्वतः स्फूर्त चेतना का विकास मानते हैं। इस तरीके से ये जो है शुक्ल के प्रतिद्वंदी माने जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। इनके द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। तो इनके तीन ग्रंथ हैं इतिहास से संबंधित। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी में। दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी में। तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में।
तो इनके इतिहास से संबंधित ग्रंथ हैं। तो आगे चलते हैं, इनका इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इतिहास ग्रंथ है वह समाजशास्त्री पद्धति पर लिखा गया। किस पद्धति पर लिखा गया? समाजशास्त्री पद्धति पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इतिहास ग्रंथ है वह समाजशास्त्री पद्धति पर लिखा गया। 1229 रत्नाकारों का परिचय दिया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें जो है 1229 रत्नाकारों का परिचय दिया गया है। इसमें जो है समाजवादी पद्धति के अतिरिक्त जो है तुलनात्मक पद्धति भी अपनाई गई, यानी कवियों की तुलना करना एक दूसरे से, यानी इसमें तुलनात्मक पद्धति को भी अपनाई गई है। आजकाल 10वीं अब इन्होंने जो समय सीमा क्या क्या निर्धारित किया है, आजकाल की समय सीमा क्या, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल, ये भी आचार्य शुक्ल का ही अनुकरण करते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे उन्होंने 1050 से माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1375 मानते हैं, वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आजकाल की सीमा जो है विक्रमी संवत 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, भक्ति काल 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, रीत काल 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, और आधुनिक काल जो है 19वीं शताब्दी से अब तक आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। आजकाल की समय सीमा 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, भक्ति काल की समय सीमा 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, रीति काल 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक, इतने माने गए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गणपत चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन, या इनके द्वारा इनका इतिहास ग्रंथ में क्या क्या किया गया है। आइए देखते हैं गणपत चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन। इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। इनकी जो ग्रंथ है या जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, या वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं हम इसके विषय में। इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? दो भाग हैं। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है। द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष 1965। मतलब जो गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके दो भाग हैं। इसके पहले भाग का प्रकाशन वर्ष 1964 में, द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी में। यह वैज्ञानिक पद्धति में रचा गया, यानी जैसे नाम से ही परिचय हो रहा है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया है। अब इनके द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई है आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, उसके विषय में देखते हैं। आइए हम देखते हैं आदिकाल की समय सीमा क्या है। इन्होंने जो प्रारंभिक काल, आदिकाल को इन्होंने क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा या शून्य काल कहा? प्रारंभिक काल या शून्य काल। इसकी समय सीमा इन्होंने क्या निर्धारित की? 1184 से 1385 के बीच। आदिकाल को इन्होंने जो है प्रारंभिक काल कहा या शून्य काल कहा। तो जो आगे विद्वान जो है आदिकाल कहते थे, वीरगाथा काल कहते थे, इसी को इन्होंने जो है प्रारंभिक काल या शून्य काल माना। इसका समय सीमा कितने निर्धारित की? 1184 से 1350 ईस्वी निर्धारित की। इसके बाद मध्यकाल, इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा? मध्यकाल कहा। गणपत चंद्र गुप्त जो है भक्ति काल को मध्यकाल कहते हैं। तो मध्यकाल की समय सीमा इन्होंने कितना माना? 1350 से 1857 ईस्वी तक माना। इन्होंने मध्यकाल यानी भक्ति काल को दो भाग किए। भक्ति काल के दो भाग किए, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। इन्होंने पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया? उत्कर्ष काल नाम दिया। जैसे गणपति चंद्रगुप्त के विषय में आ जाएगा, इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल कहा या शून्य काल कहा। उसकी समय सीमा कितनी मानी? 1184 से 1350 तक माना। फिर इसके बाद इन्होंने भक्ति काल को मध्यकाल कहा। मध्यकाल को इन्होंने सीमा जो है 1350 से 1857 ईस्वी तक मानी। और ये जो है मध्यकाल को दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है यही भक्ति काल है। इसका समय सीमा 1350 से 1500 तक मानते हैं। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने चरमोत्कर्ष काल कहा। चरमोत्कर्ष काल की समय सीमा जो है 1500 से 1857 ईस्वी तक मानते हैं। यानी ये जो है उत्तर मध्यकाल यानी रीत काल हो जाएगा, और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल हो जाएगा। तो हमने मध्यकाल देख लिया। इन्होंने आधुनिक काल की समय सीमा जो है 1857 से
अब तक, यानी 2023 तक। अब तक का मतलब यही है कि आधुनिक काल की समय सीमा 1857 से अब तक। अब ये आधुनिक काल के कई भाग करते हैं, तो आधुनिक काल में जो इनका विभाजन है, आइए देखते हैं। आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा? भारतीय युग की इन्होंने आधुनिक काल को भारतीय युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग में, साठोत्तरी कविता, नई कविता, इन सब चीजों में डिफाइन किया है, यानी विभाजित किया है। तो आइए हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा। आधुनिक काल में भारतीय युग की समय सीमा 1857 से 1900 तक, द्विवेदी युग की सीमा 1900 से 1920 तक, छायावाद की समय सीमा 1920 से 1937 ईस्वी तक, प्रगतवाद की समय सीमा 1937 से 1945 ईस्वी तक, प्रयोगवाद की सीमा 1945 से 1965 तक मानी है। लेकिन ये सब चीजें आपको नहीं याद करना है, केवल उसके इनको जो पूछा जाता है कि आज काल का इन्होंने क्या नामकरण किया, तो इन्होंने आज काल का नामकरण जो है प्रारंभिक काल किया है। केवल आप लोग इतना जान के लिए। और भक्त काल को दो भागों में बांटा, एक उत्तर मध्यकाल, एक पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दो भागों में बांटा है। बस यही इतना इनको ध्यान रखना है। और जो आपका समय पूछा जाएगा या तो शुक्ल से आता है, या जो है नागरी प्रचारी सभा का जो काशी का जो इतिहास ग्रंथ है, जो 16 भागों में प्रकाशित हुआ है, उसमें से पूछा जाता है। बस आप लोग इतना ही याद करिएगा। तो चलते हैं, लेकिन नोट्स बना लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। आज हो गया। अब कल हम जो है नागरी प्रचारी सभा काशी का इतिहास ग्रंथ देखेंगे। तो कृपया आप लोग हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और हम हिंदी साहित्य से संबंधित समस्त जानकारी अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक उपलब्ध कराएंगे। और बहुत जल्द ही यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर होने वाला है। तो आप लोग हमारे वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।